तो आइए मैं अब आप लोगों को बताता हूं डिफरेंट हेड कंडीशन ऑफ पाइल। ओके, तो मैंने यहां पर लिखा डिफरेंट हेड कंडीशन ऑफ पाइल, डिफरेंट हेड कंडीशन ऑफ पाइल। अब देखो यहां पर दो टाइप के हेड कंडीशंस हमारे पास हो सकती है। एक तो हो सकता है मेरे पास जिसको मैं कह सकता हूं फ्री हेड कंडीशन ऑफ पाइल, फ्री हेड कंडीशन ऑफ पाइल, जिसको हम यहां पर इस स्टाइल में भी लिख सकते हैं फ्री हेडेड पाइल, आसान भाषा में फ्री हेडेड पाइल भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जिस पाइल का हेड फ्री हो उसको फ्री हेडेड पाइल हम कहेंगे। और दूसरा एक कंडीशन में यहां पर लिख सकता हूं और वो है आप लोगों का फिक्स्ड हेड कंडीशन, फिक्स्ड हेड कंडीशन ऑफ पाइल। अब फिक्स्ड हेड कंडीशन ऑफ पाइल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिक्स्ड हेड कंडीशन ऑफ पाइल को इसको हम यहां पर लिख सकते हैं फिक्स्ड हेडेड पाइल, फिक्स्ड हेडेड पाइल। अब देखो यहां पर मैं एक एक पाइल लेता चला जाऊंगा, फ्री हेड पाइल लेता चला जाऊंगा, फिक्स्ड हेड पाइल लेता चला जाऊंगा और उसको मैं समझाऊंगा। एक बात मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आप लोगों को लेटरल लोड्स की एनालिसिस पढ़ा चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या क्या कैलकुलेट करना सिखाया है, डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना सिखाया है, स्लोप, देन मोमेंट, देन शेयर फोर्स एंड सॉइल रिएक्शन। 5 आइटम में आपको कैलकुलेट करना सिखाया हूं। वो 5 आइटम आप फ्री हेड पाइल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड फिक्स्ड हेडेड पाइल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोनों पाइल के लिए हम यहां पर बात करेंगे। तो मैं फर्स्ट पाइल सबसे पहले लेने जा रहा हूं फ्री हेड कंडीशन ऑफ पाइल या फिक्स्ड हेडेड पाइल, फ्री हेडेड पाइल अपन कह सकते हैं। तो आइए मैंने सबसे पहले यहां पर लिखा फ्री हेडेड पाइल को हम यहां पर डिस्कस करते हैं। फ्री हेडेड पाइल की यदि मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा फ्री हेडेड पाइल के अंदर इसका जो टॉप होगा, है ना, इस पाइल का जो टॉप होता है ग्राउंड सरफेस पर, पाइल का जो टॉप है उस जगह पर आपका स्लोप क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, स्लोप आएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक फिक्स्ड बीम है, फिक्स्ड बीम में इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फिक्स्ड एंड बोलते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम फ्री एंड बोलेंगे। तो जब आपके पाइल का हेड मतलब पाइल का टॉप क्या रहे, फ्री एंड रहे तो उसको हम फ्री हेडेड पाइल कहेंगे। और जब आपके पाइल का हेड जो हो वो फिक्स एंड की तरह काम करे तब उसको हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड हेडेड पाइल कहेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे कि मेरे पास एक पाइल है, ये मेरे पास एक क्या है, पाइल है। ये पाइल का जो हेड है, यदि ये हेड क्या हो, फिक्स्ड एंड की तरह काम कर रहा हो, मतलब फिक्स्ड एंड पर क्या होता है, यहां पर स्लोप क्या आता है, जीरो, स्लोप इज जीरो। और यहां पर फ्री एंड पर स्लोप जीरो आता है क्या, नहीं, यहां पर स्लोप की कुछ वैल्यू होती है, इट इज नॉन जीरो। तो मैं बोल रहा हूं जब पाइल का हेड जो हो यहां पर स्लोप यदि हमें जीरो मिल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा कैसा पाइल है, फिक्स्ड एंड पाइल है। और यदि हमें पाइल के टॉप पर थीटा की कुछ वैल्यू मिल रही हो, थीटा इज नॉट जीरो हो, तो उस केस में हम समझ जाएंगे हमारे पास कैसा है, फ्री हेडेड पाइल है। तो ये आपका किसका एग्जांपल है, फ्री हेडेड पाइल का एग्जांपल है। ये आपका किसका एग्जांपल है, फिक्स्ड हेडेड पाइल का एग्जांपल है। समझ में आ रहा है। तो सिर्फ यहां पर स्लोप के बेसिस पर ही हम डिसाइड कर देंगे कि भैया कि आपका फ्री हेडेड पाइल है या फिक्स्ड हेडेड पाइल है। तो एक बेसिक आइडिया मेरे को हो चुका है कि फ्री हेडेड पाइल मतलब पाइल का हेड क्या रहेगा, फ्री रहेगा, और जिसके कारण वहां पर क्या डेवलप होगा, स्लोप आएगा। अब मेरी बात सुनिए, यदि हम फ्री एंड की बात करें तो यहां पर मोमेंट आता है क्या, नहीं, यहां पर मोमेंट जीरो रहता है। तो देखिए यदि मैं फ्री हेडेड पाइल की बात करूं तो हम हेड की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हेड पर मोमेंट mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहां पर फिक्स्ड एंड की अपन बात करें कि एंड क्या होता है, फिक्स, तो ये आपका फिक्स्ड हेडेड है, ये हेड क्या है, फिक्स है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर मोमेंट जीरो होगा क्या, नहीं, यहां पर मोमेंट जीरो नहीं होगा, यहां कुछ ना कुछ वैल्यू मोमेंट की आएगी। तो यहां पर मोमेंट नॉन जीरो है और स्लोप जीरो है हेड पर। भाई ये किस जगह की प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं, हेड पर लिख रहा हूं मैं।
फिक्स्ड हेडेड पाइल है तो उसका हेड फिक्स की तरह काम करेगा, मतलब स्लोप जीरो होगा, जबकि मोमेंट जीरो नहीं होगा। मतलब ये मोमेंट कौन सा है? दिस इज नॉट द अप्लाइड मोमेंट, ये आपका रजिस्टिंग मोमेंट है, याद रखना। दिस इज योर रजिस्टिंग मोमेंट, या जिसको मैं कहूं डेवलप्ड मोमेंट, या जिसको मैं कहूं इंड्यूस्ड मोमेंट। ठीक है, हमने अप्लाई नहीं किया मोमेंट, ये डेवलप हुआ है। किसके कारण? हो सकता है यहां पर कोई लोड लग रहा होगा, उसके कारण ये मोमेंट डेवलप हुआ। क्लियर? अब इस जगह की बात करूं फ्री हेडेड पाइल का, तो ये हेड कैसा है? यहां पर फ्री है, तो यहां पर स्लोप आएगा। अब स्लोप इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर मोमेंट की वैल्यू जीरो है, क्योंकि ये फ्री एंड की तरह काम कर रहा था। ये वाला पाइल, ये वाला हेड क्या है? फ्री की तरह काम कर रहा था, इसलिए यहां पर मोमेंट की वैल्यू, डेवलप्ड मोमेंट की वैल्यू जीरो आई। इसके कारण यहां पर स्लोप डेवलप हो चुका है, क्योंकि स्लोप वही डेवलप होता है जहां पर मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी ना हो। चूंकि फ्री एंड पर मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी नहीं था, वहां पर डेवलप्ड मोमेंट की वैल्यू जीरो थी, इसलिए वहां पर स्लोप आ गया। इसलिए वहां पर स्लोप क्या हो गया? आ गया, नॉन जीरो वैल्यू। क्लियर है इतनी बात? तो ऐसा ना समझे कि ये जो mg मैंने यहां पर लिखा है ये अप्लाइड मोमेंट्स है। दिस इज नॉट द अप्लाइड मोमेंट्स, दिस आर द डेवलप्ड मोमेंट्स। रेजिस्टेंस एक टाइप का। तो फ्री हेडेड पाइल में रेजिस्टेंस मोमेंट के लिए डेवलप नहीं होता है, जबकि फिक्स हेडेड पाइल में रेजिस्टेंस मोमेंट के लिए डेवलप होता है। ये बात क्लियर है यहां तक की? यस सर, ये बात पूरी तरीके से मुझे क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक मैंने क्या क्या बातें सीख ली फ्री हेडेड में? फ्री हेडेड में मैंने बात सीख लिया, देखो फ्री हेडेड में मैंने क्या क्या बात सीख ली कि भैया इसके हेड पर स्लोप का वैल्यू आएगा, जबकि मोमेंट का वैल्यू नहीं आएगा, मतलब मोमेंट जीरो रहेगा। तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर लिख रहा हूं एट द हेड ऑफ द पाइल, है ना, या स्लोप एग्जिस्ट at head of the pile, slope exists at the head of the pile। ठीक है, स्लोप को अपन किससे शो कर रहे थे? स्लोप को याद होगा अपन ने एस से शो किया था। एस इक्वल टू क्या होता है? एस ए प्लस एस बी, है ना। तो स्लोप की वैल्यू क्या थी? नॉन जीरो यहां पर रहने वाली होगी। स्लोप को हमने किससे शो किया था? एस, जैसे डिफ्लेक्शन को वाई से शो किया था, वाई इक्वल टू वाई ए प्लस वाई बी। स्लोप को हमने किससे शो किया था? एस ए प्लस एस बी से, याद आ रहा है? तो एस स्लोप इज नॉट जीरो होगा। इसी के साथ यहां पर मैं क्या लिख दूं? डेवलप्ड मोमेंट, है ना, डेवलप्ड मोमेंट, जिसको आप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, एक टाइप का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, या जिसको हम कहें डेवलप्ड मोमेंट, इज जीरो एट हेड ऑफ द पाइल, एट हेड ऑफ द पाइल। ठीक है, तो ये क्या होगा? यहां पर जीरो होने वाला होगा फ्री हेडेड पाइल के केस में। ये दोनों बातें मुझे एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है ना। मतलब मैं इसको क्या लिख दूं यहां पर? मतलब मैं लिख देता हूं कि mg का वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा। मतलब ग्राउंड लेवल पर लगने वाला मोमेंट, लगने वाला नहीं, डेवलप होने वाला मोमेंट क्या है? जीरो होगा। ठीक है, चलिए इतनी बात मुझे यहां पर क्लियर है। तो मैंने कहा आइए हम इसको समझते हैं और अच्छे से। मैंने यहां पर दो कंडीशन लेना चाहा। दो कंडीशन में क्या ले रहा हूं? एक कंडीशन में ले रहा हूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ लोड लगा रखा है, लेटरल लोड। तो मैंने लिखा यहां पर कंडीशन नंबर 1, ओनली QG is acting at the ground level, QG is acting at the ground level। ग्राउंड लेवल पर क्या लग रहा है हमारे पास? QG लग रहा है। अब यदि देखो ग्राउंड लेवल पर हमारे पास QG लग रहा है तो समझते हैं इसको। मैंने कहा कि भैया ये रहा आपका एक पाइल, ये आपका क्या है? एक पाइल है। यहां से ये आपका क्या हो गया? ये आप लोगों का ग्राउंड सरफेस है, और यहां पर मैंने क्या लगा रखा है? सिर्फ और सिर्फ QG लगा रखा है। ये QG क्या है? अप्लाइड लोड है। ये QG क्या है? यहां पर अप्लाइड लोड है।
अप्लाइड मोमेंट नहीं लग रहा है यहां पर, मैंने क्या किया, ओनली क्यूजी सेटिंग, मतलब सिर्फ अप्लाइड लोड में क्यूजी ही लगा रहा हूं, किसी प्रकार का अप्लाइड मोमेंट यहां पर नहीं लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में देखो डिफ्लेक्शन होगा इसका, और ये डिफ्लेक्शन कैसा होगा, ये डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। ये डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है इस पाइल का। आप चाहें तो इसको और आगे बना सकता हूं मैं, है ना, इसको, ये हमने बनाया इस पाइल का डिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है, ये पाइल का डिफ्लेक्टेड शेप है। मैंने क्या कहा था कि यदि, अभी देखो मैं कंडीशन 1 की बात कर रहा हूं, किसके अंदर, इसी के अंदर, फ्री हेडेड पाइल के अंदर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था, फ्री हेडेड पाइल है तो यहां पर स्लोप आता है और डेवलप मोमेंट 0 होता है। तो देखो यहां पर स्लोप आ रहा है, ये दिख रहा है आपको स्लोप, ये आपका क्या है, ये आपका स्लोप है। तो यहां पर आपका स्लोप s इज नॉट इक्वल टू 0, s इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफ स्लोप का यहां पर आ रहा है, कुछ ना कुछ। आओ कितना आ रहा है वो आप जानते हैं किस तरीके से निकालना है आपको, मैं पहले सिखा चुका हूं, स्लोप कैसे निकालते हैं, मोमेंट कैसे निकालते हैं, डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, वो मैं बता चुका हूं। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा स्लोप का, क्योंकि आपको खुद को देखने को मिल रहा है देयर इज अ स्लोप। क्लियर है यहां तक की बात? यस सर क्लियर है। मैंने कहा था दूसरी बात कि यहां पर डेवलप्ड मोमेंट mg की वैल्यू 0 है। आप ऐसा ना समझे कि मैंने यहां पर मोमेंट नहीं लगाया, मैं बोल रहा हूं अप्लाइड मोमेंट मैंने नहीं लगाया, आई हैव नॉट अप्लाइड एनी मोमेंट। ओके, इस क्यूजी के कारण भी तो मोमेंट डेवलप हो सकता था, क्योंकि ये मोमेंट डेवलप हो रहा है ना, लेकिन वो मोमेंट यहां कहीं पर डेवलप होगा, यहां कहीं पर डेवलप होगा, लेकिन इस फ्री एंड पर डेवलप नहीं होगा। तो अप्लाइड मोमेंट mg की वैल्यू यहां पर कितनी दिख रही है, 0 दिख रही है। यहां पर अप्लाइड मोमेंट mg कितना हो गया, 0, सॉरी अप्लाइड मोमेंट भी 0 है। यहां पर मेरी बात सुनना, अप्लाइड मोमेंट मैं भले मान लेता हूं ये अप्लाइड मोमेंट कितना है यहां पर, 0, और आपका जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है mg, अप्लाइड मोमेंट को भी मैं mg से ही डिनोट करूंगा पहले, है ना, क्योंकि mg का मतलब क्या होता है, मोमेंट लगने वाला जो कि ग्राउंड पर लग रहा हो। ठीक है, तो अप्लाइड मोमेंट यहां पर फिलहाल में 0 है, और जो डेवलप होने वाला मोमेंट है, डेवलप्ड मोमेंट आपका जो है, वो डेवलप्ड मोमेंट की वैल्यू कितनी है, डेवलप्ड होने वाले मोमेंट की वैल्यू भी 0 है। इसको अपन mg से शो कर देते हैं, कितनी है, 0 है। डेवलप्ड मोमेंट mg कितना है, 0 है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि जैसे कि मेरे पास ये एक फिक्स्ड बीम है, इसमें यदि डिफ्लेक्शन आएगा तो देखो यहां पर मुझे स्लोप देखने को मिल रहा है और मुझे डिफ्लेक्शन y भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इस जगह पर मोमेंट m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो फ्री हैंड पर, मतलब इस जगह पर तो मोमेंट क्या है, टॉप एंड पर 0 है, लेकिन उसके नीचे भले मोमेंट की वैल्यू आपको मिल सकती है, आपको यहां पर मोमेंट मिल सकता है, यहां मिल सकता है, यहां मिल सकता है, यहां मिल सकता है, यहां मिल सकता है, लेकिन टॉप हेड पर मोमेंट की वैल्यू क्या है, 0। और चूंकि ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल पर लगने वाले मोमेंट को अपन mg से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू मेरे पास यहां पर 0 आ रही है, डेवलप्ड वैल्यू 0। मैंने कहा ठीक है साहब, डेवलप्ड मोमेंट की वैल्यू 0 हो गई। चलो अच्छी बात है, डेवलप मोमेंट की वैल्यू 0 हो गई। 0 क्यों हुई, क्योंकि ये फ्री एंड था आपका। मैंने कहा ठीक है। अब यदि आपको यहां पर डिफ्लेक्शन निकालना है y, तो y इक्वल टू क्या होता है, ya प्लस yb होता है। तो y इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है qg t क्यूब डिवाइड में ei, इसी के साथ में हमारे पास क्या होता है, डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ay होता है, और yb की वैल्यू क्या लिखता था मैं, mg t स्क्वायर डिवाइड में ei, और इसके साथ में डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट by हम लिखते थे। अब एक बात आप लोगों को पता होगी यहां पर कि चूंकि mg की वैल्यू अपन क्या ले रहे हैं यहां पर, 0, आपका डेवलप्ड मोमेंट mg कितना है, 0, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, पूरी की पूरी 0 हो गई। अब बचा आपका जो डिफ्लेक्शन है वो किसके बराबर हो चुका है, आपका ये डिफ्लेक्शन बराबर हो गया qg t क्यूब डिवाइड में ei इंटू डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ay के बराबर। बस अब ये फॉर्मूला आप लगा दो, और इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आप क्या निकाल लो, आपका डिफ्लेक्टेड शेप, मतलब ये
y जो है डिफ्लेक्शन है वो आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब बात आती है, मुझे सब कुछ पता है यहां पर, भाई मुझे ये क्या है, सब कुछ पता है। तो आगे बढ़ते हैं अपन यहां पर। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जैसे अभी मैंने कंडीशन नंबर 1 में आपको बताया, हमारा कितना क्या निकला था कंडीशन नंबर 1 में, हमारा कंडीशन नंबर 1 में निकला था y इक्वल टू ओनली वाई ए मिला था, जिसकी वैल्यू मुझे मिल गई थी क्यू जी टी क्यूब डिवाइड में ई आई इंटू मल्टीप्लीकेशन में हमें क्या मिला था, ए वाई मिला था। अब बात आती है ये ए वाई आप कहां से निकालेंगे, है ना, मुझे सब कुछ पता है, मुझे ये पता लगाना है कि ये ए वाई मैं कहां से निकालूं। तो ए वाई निकालने के लिए मैं अभी आप लोगों को क्या बता रहा हूं, एक टेबल बता रहा हूं, है ना। जल्दी से अभी आपको एक टेबल नजर आएगा, आप देखिए वो टेबल आपको नजर आ रहा है। उस टेबल में आप देखेंगे कि आपको z देखने को मिल रहा है। आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको z देखने को मिल रहा है, और अलग अलग वैल्यूज ऑफ ए वाई बी वाई ये सब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ए वाई हो गया, बी वाई हो गया, ए एस हो गया, बी एस हो गया, है ना। ए वाई बी वाई क्या है, डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ए एस बी एस क्या है, स्लोप कोफिशिएंट। ए एम बी एम क्या है, यह है आप लोगों का मोमेंट कोफिशिएंट। ए वी बी वी क्या है आपका, यह है आप लोगों का शेयर फोर्स कोफिशिएंट। और ए पी बी पी क्या है, यह है आप लोगों के सॉइल रिएक्शन कोफिशिएंट्स। तो आपको जेड देखने को मिल रहा है, ये जेड क्या डेप्थ है, नहीं। अब इधर देखिए वो टेबल में जो आपको कैपिटल जेड देखने को मिल रहा है, ये कैपिटल जेड होता है आप लोगों का स्मॉल जेड डिवाइड में टी। स्मॉल जेड क्या है, यह है आपकी डेप्थ, ये वो डेप्थ है पाइल में जहां पर आप डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं। और टी आप लोगों का क्या है, रिलेटिव स्टीफनेस है, रिलेटिव स्टीफनेस है, ठीक है। तो आपको उस टेबल का यदि यूज करना है तो सबसे पहले आपको कैपिटल जेड निकालना पड़ेगा, और इस कैपिटल जेड को हम यहाँ पर क्या नाम दे देते थे, डेप्थ कोफिशिएंट का, या डेप्थ फैक्टर भी कहते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, डेप्थ कोफिशिएंट और डेप्थ फैक्टर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये मैं आपको जेड बाई टी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जिसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे। तो कैपिटल जेड और स्मॉल जेड में कंफ्यूजन नहीं रखना है। वो जो टेबल मैंने अभी आपको बताई इमेज, जिसके अंदर सब कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, डेप्थ फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आप जेड निकालो, उसके बाद उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ जेड के लिए आप ए वाई बी वाई निकाल सकते हैं। अब आप देख लो आपको डिफ्लेक्शन कहां पर निकालना है, आपको डिफ्लेक्शन सपोज ग्राउंड सरफेस पर निकालना है। अब ग्राउंड सरफेस पर स्मॉल जेड क्या है, जीरो, डेप्थ क्या है, जीरो। यदि ये जीरो है तो आपका डेप्थ फैक्टर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप उस इमेज को वापस से देखेंगे, है ना, उस इमेज को यदि आप वापस से देखेंगे तो मैं लिखता हूं एट ग्राउंड सरफेस, एट ग्राउंड सरफेस आपका स्मॉल जेड क्या है, जीरो है। स्मॉल जेड जीरो होने से देयरफॉर आपका कैपिटल जेड डेप्थ फैक्टर भी क्या हो गया, जीरो। अब डेप्थ फैक्टर जीरो हो गया तो ए वाई की वैल्यू यहां पर कितनी दिख रही है आप लोगों को, कैपिटल जेड इक्वल टू जीरो के लिए, देखो, है ना, कैपिटल जेड इक्वल टू जीरो के लिए ए वाई का वैल्यू 2.435 दिख रहा है ना, 2.435। वो इमेज का स्क्रीनशॉट ले लेना आप, वो इमेज का क्या ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या अपने मोबाइल से फोटो खींच लेना। किसी को नहीं मिलता तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप में मेरे से पूछ भी लेना कि वो टेबल भेज दो सर, तो मैं भेज दूंगा। तो 2.435 ये वैल्यू मुझे वहां पर जेड डेप्थ फैक्टर जीरो के लिए देखने को मिल गया। मेरे पास मोबाइल में है, मोबाइल से देख के मैंने आपको बता दिया ए वाई। क्लियर है? इस तरीके से हमने ए वाई निकाल दिया। अदर वैल्यूज हमें पता है वो हमने पुट कर दी। तो यहां तक मैंने आपको कंडीशन नंबर 1 बताया कि कंडीशन नंबर 1 में यदि हमारे पास फ्री हेडेड पाइल है और सिर्फ इस पर हमारे पास क्या लग रहा है, क्यूजी लग रहा है, तो यहां पर कोई मोमेंट आ रहा है क्या, यहां पर किसी प्रकार का मोमेंट नहीं लग रहा है। इस मोमेंट की वैल्यू यहां पर जीरो है, ठीक है, इस मोमेंट की वैल्यू यहां पर क्या है, जीरो, और स्लोप की वैल्यू नॉन जीरो है। तो उस केस में आपका डिफ्लेक्शन इतना आएगा। आप स्लोप का वैल्यू निकालना चाहते हैं, स्लोप नॉन जीरो है तो स्लोप का इक्वेशन यूज कर लो। स्लोप की इक्वेशन आपको पता है, आप वहां से जेड फॉर जेड वैल्यू के लिए आप स्लोप डिटरमाइन कर लो कि कितना स्लोप आ रहा होगा इसके फ्री हेड पर या और किसी डेप्थ पर। जिस भी डेप्थ पर निकालना है उस डेप्थ पर आप जेड की वैल्यू पुट कर दो। सपोज मुझे हाफ मीटर नीचे निकालना है, 0.5 मीटर नीचे निकालना है, या 2 मीटर नीचे निकालना है, तो यहाँ पर जैसे 2 मीटर नीचे निकालना है, कितना स्लोप आ रहा है या डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो जेड की वैल्यू 2 मीटर रख दो। टी आप ऑलरेडी कैलकुलेट करोगे ही, तो वहां से फिर कैपिटल जेड मिल जाएगा। कैपिटल जेड वैल्यू के लिए आप ए वाई बी वाई या स्लोप निकालने के लिए एस बी एस की वैल्यू निकाल लो, इक्वेशन में पुट कर लो, जो मैं आपको 5 इक्वेशन बताया उसमें, और वैल्यू निकाल लो। क्लियर है? तो आपकी कंडीशन नंबर 1 थी जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा हो, क्यूजी लग रहा हो।
क्योंकि ये तो वो वाली कंडीशन हो गई ना, जैसे कि ये मेरे पास फिक्स्ड बीम है ना। यहां पर सपोज अपन ने, ये आपका फ्री हेडेड था, ये फ्री हेड, यहां पर अपन ने क्या लगाया, यहां पर अपन ने लोड लगाया सपोज क्यूजी का। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखूं तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से मुझे क्या पता चला, इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से मुझे पता चला कि भैया यहां पर फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, 0। यदि फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट 0 है, इस लोड के कारण फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट 0 आ रहा है, तो इसी कंडीशन में जो सेकंड टर्म होता है YB, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि mg है ही नहीं, mg का वैल्यू 0 हो गया। तो सिंपल, उसके कारण कोई डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं। ड्यू टू मोमेंट देयर इज नो डिफ्लेक्शन, द डिफ्लेक्शन इज कमिंग ओनली बिकॉज ऑफ दिस QG। तो इस QG के लिए मैंने ये निकाल के बता दिया, बात खत्म। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि हो सकता है फ्री हेडेड पाइल है मेरे पास। कंडीशन नंबर 2 देखता हूं, मैंने यहां पर लिखा कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या है फ्री हेडेड पाइल में, कि भैया हो सकता है कि मेरे पास QG के साथ साथ mg भी लग रहा हो सकता है कि QG के साथ साथ mg भी लग रहा हो। तो QG एंड mg both are acting at the ground level, ऐसा मैंने यहां पर लिख दिया। अब समझने वाली बात यह है, आपके मन में एक सवाल आएगा, हम पाइल कौन सा पढ़ रहे हैं, फ्री हेडेड पाइल पढ़ रहे हैं। हम पाइल कौन सा पढ़ रहे हैं, फ्री हेडेड पाइल पढ़ रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर फ्री हेडेड पाइल है तो फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट तो 0 होता है, फिर आपने mg क्यों लिख दिया। अरे मेरे दोस्त भाई, ये कैंटिलीवर बीम है, ये कैंटिलीवर बीम है, यहां पर मैंने लोड लगाया QG। क्लियर है। इस पर्टिकुलर केस में फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, इस पर्टिकुलर केस में फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट है 0, नो डाउट। कितना है वैल्यू, mg इक्वल टू फ्री एंड पर 0 है। लेकिन आप देखिए ये वाला कंडीशन भी तो हो सकता है कि यहां पर हमने mg ही लगा दिया अप्लाइड मोमेंट, हमने mg ही लगा दिया अप्लाइड मोमेंट। ये अप्लाई किया गया मोमेंट है, ये डेवलप किया गया मोमेंट नहीं है, ये अप्लाइड मोमेंट है। आपने अप्लाई कर दिया मोमेंट mg। अब तो भैया यहां पर फ्री एंड पर मोमेंट अवेलेबल है ना mg, अब तो वापस डिफ्लेक्शन आएगा ना इस mg के कारण भी, आता ही है। तो ये जो mg यहां पर मैंने लिखा है, ये अप्लाइड मोमेंट मैंने यहां पर लिखा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस mg के कारण भी मोमेंट यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इस mg के कारण क्या मोमेंट आएगा फ्री एंड पर, इस mg के कारण जो मोमेंट आएगा वो mg ही आएगा। जैसे इस QG के कारण जो mg यहां पर मोमेंट आ रहा था वो 0 आ रहा था, इस mg के कारण फ्री एंड पर कितना मोमेंट आएगा, mg ही आएगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा इसका, इस पर्टिकुलर केस का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा। तो यहां भी mg, यहां भी mg, मतलब फ्री एंड पर मोमेंट mg अवेलेबल है। तो फ्री एंड पर यदि मोमेंट mg अवेलेबल है तो उसके कारण डिफ्लेक्शन तो आएगा। क्लियर है। इसके कारण QG के कारण डिफ्लेक्शन कैसा आ रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg के कारण भी डिफ्लेक्शन कैसा आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वाला डिफ्लेक्शन आपका YA हो गया होगा, ये वाला डिफ्लेक्शन YB हो गया होगा। टोटल डिफ्लेक्शन Y इक्वल टू YA प्लस YB आप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फ्री हेडेड कंडीशन कि यहां पर फ्री एंड पर मोमेंट अप्लाई किया गया है, ठीक है, QG के कारण नहीं आ रहा है। कंडीशन नंबर 1 में QG के कारण कोई मोमेंट नहीं आ रहा था, यहां भी QG के कारण कोई मोमेंट नहीं आ रहा है फ्री एंड पर। mg मैंने फ्री एंड पर अप्लाई कर दिया, जिसके कारण mg मोमेंट ही फ्री एंड पर आ गया और उसके कारण हम डिफ्लेक्शन यहां पर निकाल लेंगे। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको पाइल के फॉर्म में समझाता हूं, ये तो मैंने एकदम रफली कैंटिलीवर के लिए समझा दिया है ना। पाइल के फॉर्म में मैं इसको समझाता हूं कि पाइल के अंदर कैसे हम इसको सीख सकते हैं। मैंने आपको यहां पर कहा कि भैया ये आपका क्या है, ये है यहां पर आप लोगों का एक पाइल, ये आपका क्या है, एक पाइल है। यहां पर ये आप लोगों का ग्राउंड सरफेस, यहां पर आपका ये एक फोर्स लग गया QG का,
और साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक मोमेंट mg भी लगा रखा है, साथ ही साथ हमने एक मोमेंट mg भी यहाँ पर लगा रखा है। अब ये डिफ्लेक्ट कैसा होगा? अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सर यहाँ पर मोमेंट mg आता कैसे है? qg तो आ रहा है, आपने कारण बताया, लेटरल लोड्स के विंड फोर्स हो सकता है, अर्थक्वेक फोर्स हो सकता है, वाटर प्रेशर हो सकता है, रिटेनिंग सॉइल अर्थ प्रेशर हो सकता है। mg कहां से आ जाता है मोमेंट? अरे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं mg के। एक तरीका मैं आपको बता सकता हूं, ये वाली कंडीशन हो सकती है, सपोज ये वाली कंडीशन सपोज हो सकती है कि ये आपका क्या है, ग्राउंड सरफेस है, ये आपका क्या है, ग्राउंड सरफेस, और आपका qg कहां लग रहा हो, ग्राउंड सरफेस से ऊपर लग रहा हो। अब ऐसी कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, एनालिसिस तो मैंने कहां पर पढ़ी है, एनालिसिस मैंने पढ़ी है कि qg कहां लग रहा हो, ग्राउंड सरफेस पर लग रहा हो, लेकिन यहां पर तो ग्राउंड सरफेस से ऊपर लग रहा है पाइल में। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पर शिफ्ट करेंगे। यदि इसको हमने यहां पर शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज मैंने ए मान ली, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक मोमेंट भी आ जाएगा। तो इसको हमें इस फॉर्म में एनालिसिस करना होगा कि इसको फिर हम क्या बनाएंगे, इसको हम ये वाली कंडीशन बनाएंगे कि हमारे पास ग्राउंड सरफेस, ये हमने क्या किया, इस वाले लोड को ग्राउंड सरफेस पर शिफ्ट किया qg, और साथ ही साथ में मैंने एक मोमेंट भी लगा दिया qg इंटू ma का, है ना। qg, ये mg की वैल्यू कितनी आ गई मोमेंट की, तो qg इंटू ए का मोमेंट लगा दिया ग्राउंड सरफेस पर। तो ये पिक्चर आपको यहां पर नजर आ रही है, समझ में आ गई। तो ये कारण हो सकता है ग्राउंड सरफेस पर मोमेंट डेवलप होने का, या मतलब अप्लाई होने का। तो qg इंटू ए का एक मोमेंट यहां पर अप्लाई हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है इतनी सी बात? यस सर, क्लियर है। तो मैंने आपको सिर्फ अभी यही बताया कि mg आता क्यों है या क्या कारण हो सकता है mg आने का, तो ये एक कारण मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था, मेन पिक्चर पर आते हैं। यहां पर इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा? ऑफ कोर्स इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप है वो इस पैटर्न में बनना चाहिए। यहां पर इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप है वो इस तरीके से बन जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि भैया थोड़ा सा इसको मैं ढंग से बना देता हूं। ठीक है, तो मैंने इसको आपको यहां पर बताया कि ये आपका पाइल था, और इस पाइल में लोड भी लग रहा है और मोमेंट भी मोमेंट भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया है, ये आपका ग्राउंड सरफेस हो गया है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड सरफेस हो गया। तो आपको देखने को मिल रहा होगा यहां पर स्लोप, क्या देखने को मिल रहा है, स्लोप, ये आ रहा है स्लोप यहां पर। ठीक है, हमने यहां पर क्या कहा था कि स्लोप की वैल्यू फ्री हेड पर कभी भी जीरो नहीं होगी, सो दिस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इस बार फ्री एंड पर मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं है भैया। अब ये मत समझना कि फ्री एंड पर हमेशा मोमेंट की वैल्यू जीरो रहती है। फ्री हैंड पर ही यदि आप मोमेंट लगा दो, अप्लाई एक्सटर्नल मोमेंट, तो फिर उस केस में फ्री हैंड पर बेंडिंग मोमेंट जीरो क्यों होगा? ये वाला कंडीशन जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। भाई अपन सिंपली यदि किसी से पूछे है कि व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड इन द कैंटिलीवर बीम, जल्दी से हमारा आंसर आ जाता है जीरो। गलत है। पहले आप पूछो तो सही कि टाइप ऑफ लोडिंग क्या है। यहां पर फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, ये बात सत्य है, लेकिन कब? जब यहां पर लोडिंग लग रहा हो, यूडीएल हो या पॉइंट लोड हो या और किसी टाइप का लोड हो। आपने यदि फ्री एंड पर ही मोमेंट लगा दिया तो फिर फ्री एंड पर मोमेंट की वैल्यू जीरो कैसे हो गई? वहां पर तो लग रहा है मोमेंट। तो यहां पर फ्री एंड पर मोमेंट डेवलप नहीं हुआ है, हमने अप्लाई किया है, जिसके कारण फ्री एंड पर मोमेंट आ रहा है। अब जो यहां पर डिफ्लेक्शन निकलेगा वो क्यूजी के कारण भी निकलेगा, एमजी के कारण भी निकलेगा, दोनों के कारण निकलेगा साहब। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, क्लियर है। तो अब देखिएगा यहां पर समझिएगा क्या हो रहा है पिक्चर में। पिक्चर में यह हो रहा है साहब कि हमने टोटल डिफ्लेक्शन y निकाला, YA प्लस YB। YA किसके कारण निकलता है? आपके अप्लाइड QG के कारण निकलता है। YB किसके कारण निकलता है? आपके अप्लाइड मोमेंट mg के कारण निकलता है। मैंने कहा ठीक है, y इक्वल टू इक्वेशन लिख देता हूं एकदम, QG t क्यूब डिवाइड में EI इंटू AY प्लस YB की क्या इक्वेशन थी? ये था आपका
mg t स्क्वायर डिवाइड में ei इंटू यहाँ पे डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट by। ये था हमारे पास इक्वेशन। तो बस इस इक्वेशन का यूज करना है। आपको सब कुछ पता है, ay और by आपको निकालना होगा। कैसे निकालते हैं ay और by? सपोज मैं ग्राउंड सरफेस पर निकालना चाहता हूं, ये ग्राउंड सरफेस पर ये डिफ्लेक्शन कितना आया, ये डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक आपकी डिफ्लेक्ट हो गई है पाइल। तो इतना डिफ्लेक्शन यदि मैं ग्राउंड सरफेस पर निकालना चाहता हूं तो उस केस में आपका एट ग्राउंड सरफेस क्या हो रहा है, एट ग्राउंड सरफेस आपके स्मॉल जेड की वैल्यू कितनी हो रही, 0। यदि स्मॉल जेड 0 है तो इस केस में आपका जो डेप्थ फैक्टर होता है कैपिटल जेड, वो भी क्या हो जाएगा, डेप्थ फैक्टर कैपिटल जेड 0 हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं आप वो इमेज वापस से देखो, मैं आपको दिखाया हूं, जिसके पास वो इमेज नहीं हो मेरे को व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर लेना, मैं दे दूंगा। वैसे तो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दिया हूं ऑलरेडी एक बार, तो वो फोटो खींच के रख लो। z इक्वल टू 0 के लिए, z इक्वल टू 0 के लिए मतलब ये वाला डेप्थ फैक्टर 0 के लिए ay और by हमें निकालना है। तो देखो ay तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, by इस बार निकालना है। देखेंगे जरा कितना आता है z इक्वल टू 0 के लिए। ये मेरे पास मेरे मोबाइल में इमेज है। तो z इक्वल टू 0 के लिए मतलब डेप्थ फैक्टर 0 के लिए ay है 2.435 एंड by जस्ट उसके नीचे दिया हुआ है 1.623 ay और by हमारे पास आ चुके हैं। बस हमें क्या करना है, वैल्यूज उठाकर इस इक्वेशन में पुट करना है, हमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। क्लियर है मेरी इतनी सी बात? यस सर, यहां तक की पूरी बात हमें अच्छे से क्लियर हो चुका है। यदि ये बात क्लियर है तो यहां पर आपका फ्री हेडेड पाइल की एनालिसिस कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, फिक्स्ड हेडेड पाइल की एनालिसिस बताता हूं। आइए इधर, फिक्स्ड हेडेड पाइल की एनालिसिस। फिक्स्ड हेडेड पाइल में है ना, फिक्स्ड हेडेड पाइल की एनालिसिस देखें तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सेकंड टाइप का पाइल जो हमारे पास है वो है आप लोगों का फिक्स्ड हेडेड पाइल। बी मैंने लिख दिया फिक्स्ड हेडेड पाइल। मैंने आपको बताया था मेरे पास दो टाइप की पाइल्स होती है, एक होता है फ्री हेडेड पाइल, एक होता है फिक्स्ड हेडेड पाइल। तो मैंने आपको ए पढ़ाया फ्री हेडेड पाइल, अब बी हम देखते हैं यहां पर फिक्स्ड हेडेड पाइल। ठीक है, फिक्स्ड हेडेड पाइल। अब ये फिक्स्ड हेडेड पाइल में क्या होगा, पाइल का हेड क्या है, एज अ फिक्स की तरह काम करेगा। कहने का मतलब क्या था कि वहां पर पाइल हेड पर स्लोप नहीं आएगा, स्लोप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फिक्स्ड एंड पर मोमेंट डेवलप होगा। फिक्स्ड एंड पर क्या होगा, मोमेंट डेवलप होगा, तो स्लोप नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, हालांकि मैं आपको ये बात बता चुका था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फिक्स्ड एंड की बात करूं तो फिक्स्ड एंड पर यहां पर क्या डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल आप सोचिए यहां पर मैंने एक मोमेंट अप्लाई किया एम का, कैसा मोमेंट है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मोमेंट है। फिक्स्ड एंड पर कैसा डेवलप हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेवलप हो जाता है। या इसको भी चलो ये भी ठीक है, यहां तक की बात भी ठीक थी। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने यहां पर एक लोड लगाया, यहां पर मैंने एक लोड लगाया, इस लोड के कारण मोमेंट कैसा आ रहा है, बीम कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। इस जगह पर मोमेंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो एक जरूरी बात कि यहां जो मोमेंट आता है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है अप्लाइड लोड के। मैंने कहा बात क्लियर है भैया, कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यहां पर जो एम आएगा उसको अपन एम जी लिख देते हैं, क्योंकि फिक्स्ड हेडेड पाइल की अपन बात कर रहे हैं। तो एम जी जो यहां पर आने वाला होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। एक बात ये क्लियर हो गई। और दूसरी बात कि भैया फिक्स्ड हेड है, फिक्स्ड एंड है हमारे पास, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास स्लोप की वैल्यू क्या रहेगी, स्लोप हमारे पास 0 रहेगा। बस ये दो जरूरी बातें हैं जो हमें यहां पर जानना होगी फिक्स्ड हेडेड पाइल में। तो एक बात तो मैं यहां पर इसको हटा दूं, इसको हटा देता हूं। एक बात तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि पहली है ना, पहली बात तो ये कि भैया फिक्स्ड हेडेड पाइल में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें ये देखने को मिलेगा कि स्लोप इज जीरो एट पाइल हेड,
एट ग्राउंड लेवल या ग्राउंड सरफेस, जो भी आप लिखना चाहें। मतलब आपके पास जो स्लोप मैंने आपको पढ़ाया था s, जो कि a से प्लस एस भी होता था, उसकी वैल्यू इस बार आपके पास कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है साहब। दूसरा, यहां पर फिक्स्ड हेड होने के कारण क्या डेवलप होगा, मोमेंट डेवलप होगा। यहां पर आपको अलग से मोमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर मोमेंट खुद डेवलप होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, ड्यू टू फिक्सिटी ऑफ पाइल हेड, यहां पर पाइल हेड क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ड्यू टू फिक्सिटी ऑफ पाइल हेड, मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट mg इज डेवलप्ड। ठीक है, अब वो जानकारी मैं अभी आपको बताऊंगा कि अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है कैसे, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये फिक्सिटी क्यों आ जाता है। मैंने आपको पहले बताया फ्री हेडेड पाइल फ्री है, टॉप एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिक्सिटी कैसे आ गया पाइल हेड पर? फिक्सिटी तब आ जाता है जनरली जब आपने पाइल के ऊपर कैप प्रोवाइड कर दिया हो। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे पास ये एक पाइल है, ये मेरा क्या था, एक पाइल है, ये ग्राउंड सरफेस। अभी फिलहाल में ये क्या है, यदि मैं अभी कहूं तो अभी फिलहाल में ये एज अ फ्री हेडेड पाइल की तरह काम कर रहा होगा। लेकिन यदि मैंने इसके ऊपर पाइल कैप प्रोवाइड कर दिया तो इसमें क्या आ चुकी है, थोड़ी सी फिक्सिटी आ चुकी है। पाइल कैप यदि मैंने प्रोवाइड कर दिया तो इसमें क्या आ चुकी है, फिक्सिटी आ चुकी है, जिसके कारण ये फिक्स्ड हेडेड पाइल में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? तो फिक्सिटी आना या इसके हेड का फिक्स होना इंडिकेट करता है कि यहां पर एडिशनल मोमेंट डेवलप हो चुका है और स्लोप की वैल्यू 0 रहेगी। डिफ्लेक्शन आएगा, आप इस पर लेटरल लोड लगाओ, यहां पर आप लेटरल लोड लगाओ, डिफ्लेक्शन आएगा लेकिन स्लोप नहीं आएगा। एट द पाइल हेड देयर विल बी डिफ्लेक्शन बट देयर इज नो स्लोप। कैसे, आइए मैं अभी आपको बताता हूं। डिफ्लेक्शन कैसे आएगा कि भैया ये एज इट इज यहां पर जैसे था ये पाइल के, वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो डिफ्लेक्शन आया, स्लोप नहीं आया। और अच्छे से मैं आपको क्लियर करता हूं, यहां पर देखिएगा, एक बात मैं यहां पर लिख देता हूं, एक बात मैं यहां पर आपको और मेंशन कर देता हूं, और वो बात ये थी, एट द पाइल हेड डिफ्लेक्शन ऑकर्स। डिफ्लेक्शन तो आएगा, ऐसा ना सोच लीजिए कि वो फिक्स्ड एंड है तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, है ना, क्योंकि हम लेटरल लोड लगा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन तो आएगा। फिक्सिटी डेवलप हुई है सिर्फ उसमें, वो फिक्स्ड एंड नहीं बना है। सो एट द पाइल हेड डिफ्लेक्शन विल ऑकर बट स्लोप will not, but slope is 0, but slope will be 0। ठीक है, at pile head deflection will occur but slope will be 0 at the ground level, ऐसा लिख सकते हैं, at the ground level। अब मेरी बात को आगे सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा कि भैया ये रहा हम लोगों का पाइल, ये रहा हम लोगों का पाइल, क्लियर। इस पाइल में हमने क्या लगा रखा है, QG, हमने क्या लगा रखा है, QG। ये आपका क्या है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, यहां पर आपको एक्सटर्नल मोमेंट नहीं लगाना है, यहां पर देयर विल बी नो एक्सटर्नल मोमेंट। ओके, यहां पर मोमेंट डेवलप हो जाएगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर लगेगा नहीं, लग रहा हो तो वो बात अलग है, लेकिन यहां पर QG के कारण ही एक्सटर्नल मोमेंट डेवलप होगा। कैसे, क्योंकि ये फिक्स्ड एंड की तरह काम कर रहा है ना, इसमें थोड़ी सी क्या है, इसमें फिक्सिटी है, और फिक्सिटी है तो मोमेंट आएगा। अब देखिए यहां पर स्लोप कैसे 0 होता है। इसका यदि मैं डिफ्लेक्टेड शेप बनाऊं तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्या बन चुका है, इसका डिफ्लेक्टेड शेप बन चुका है। क्या बन गया, डिफ्लेक्टेड शेप नजर आ रहा है।
ये आपका डिफ्लेक्टेड शेप है। अब देखो यहां पर आपको डिफ्लेक्शन मिला है, ये देखो यहां पर आपको क्या मिला है, ये आपको डिफ्लेक्शन y मिला है और वो मैक्सिमम मिला है ना। y मैक्स आपको कहां मिलता है, ग्राउंड सरफेस पर। आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चाहे फ्री हेड हो या फिक्स्ड हेड हो, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको कहां मिलेगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको ग्राउंड पर मिलेगा। ये y मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है ग्राउंड पर। डिफ्लेक्शन आ रहा है मतलब डिफ्लेक्शन क्या है, नॉन जीरो है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन एक जरूरी बात, यहां पर स्लोप आ रहा है क्या, स्लोप नहीं आ रहा है भाई। कहां दिख रहा है आपको स्लोप, स्लोप दिख रहा है क्या आपको, थीटा दिख रहा है क्या, थीटा नहीं दिख रहा है, ये इतना ही है। यहां पर पहले ऐसा था और आज भी ये क्या है, एज इट इज ही है, देयर इज नो स्लोप। ये 90 डिग्री था ग्राउंड के साथ में, अभी भी 90 डिग्री मेंटेन है, यहां भी 90 डिग्री मेंटेन है। समझ में आ रही मेरी बात। यहां पर देखो फ्री एंड में क्या हो रहा था, इधर देखो फ्री हेड एंड में क्या हो रहा था, स्लोप आ रहा था। दिख रहा है पैटर्न, डिफ्लेक्शन का पैटर्न दिख रहा है आपको, स्लोप आ रहा है, स्लोप इज नॉट जीरो। ये दिख रहा है मुझे स्लोप, ये एंगल बन रहा है कुछ, लेकिन यहां पर एंगल नहीं बन रहा है। यहां पर बन रहा है क्या, कुछ भी नहीं बन रहा है। जैसे ये वर्टिकल था एज इट इज, ये भी वर्टिकल है, सिर्फ ये वाला जो जॉइंट है, मतलब ये जो एंड है, ये यहां से शिफ्ट होके यहां पर आ चुका है। तो डिफ्लेक्शन आया है लेकिन स्लोप नहीं आया है। सो हियर स्लोप इज जीरो, यहां पर स्लोप क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। क्लियर है इतनी सी बात, यस सर स्लोप जीरो हो गया, इतनी बात क्लियर है। अब ये हमारी कौन सी कंडीशन चल रही है, ये हमारी कंडीशन चल रहा है, ये हमारी कंडीशन चल रही है जब आपने सिर्फ क्या अप्लाई किया है, ओनली QG इज एक्टिंग। ये कंडीशन क्या है, ओनली QG इज एक्टिंग एंड only QG is acting and external moment, एक्सटर्नल मोमेंट क्या है, जीरो है, एंड एक्सटर्नल मोमेंट जीरो। कोई एक्सटर्नल मोमेंट नहीं लग रहा है, ओनली QG लग रहा है। भाई डेवलप कराते थे ना अपन, मतलब किसी प्रकार का कोई अप्लाइड मोमेंट नहीं है, कोई एक्सटर्नल मोमेंट नहीं लग रहा है, ओनली QG इज एक्टिंग। ऐसी कंडीशन में आप देखिए, यदि मैंने कहा कि स्लोप की वैल्यू जीरो है, मतलब आपका S इक्वल टू SA प्लस SB इक्वल टू क्या है, जीरो। मैंने आपको स्लोप का फॉर्मूला कैलकुलेट करना सिखाया है, S इज इक्वल टू SA प्लस SB होता है, और स्लोप मैंने यहां पर आपको क्या कहा, जीरो आ रहा है ग्राउंड सरफेस पर, तो मैंने जीरो लिख दिया। अच्छा, दूसरी जगह पर स्लोप आ सकता है, ग्राउंड सरफेस पर हमारा स्लोप जीरो है, ठीक है, तो हमने स्लोप को जीरो पुट किया। अब ये AC और SB क्या चीज है, AC की वैल्यू मैंने आपको बताई थी QG T क्यूब डिवाइड में, सॉरी T स्क्वायर था, ये एक पावर कम हो जाती है, तो T स्क्वायर डिवाइड में EI इंटू क्या था हमारे पास AS प्लस SB क्या था, SB था हमारे पास mg T डिवाइड में EI इंटू BS, और इसकी वैल्यू में स्लोप की कितनी रख दूं, ये पूरा स्लोप था, इसकी वैल्यू अपन ने जीरो पुट कर दी। समझ में आ रही मेरी बात, यस सर समझ में आ रही है। अभी ये जीरो है तो ये टर्म उठा के मैंने उधर भेज दिया, सो mg T डिवाइड में EI इंटू BS विल बी इक्वल टू, ये टर्म उधर चला गया, सो QG T स्क्वायर डिवाइड में EI इंटू AS। क्लियर है, तो आप देखेंगे ये T से एक पावर T का कैंसल, ये EI से ये EI कैंसल, तो हमारे पास mg का वैल्यू कितना आ गया, mg का वैल्यू आ गया, अच्छा ये उधर गया तो ये नेगेटिव हो गया था, ये टर्म क्या हो गया था, नेगेटिव, तो हमारे पास mg की वैल्यू आ गई है नेगेटिव, QG बच रहा है, ये T से एक पावर T का गया था तो T एक बच गया, EI से EI गया, और यहां पर ये BS इसके नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास बच चुका है AS बाय BS। क्लियर है, तो AS बाय BS हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, AS और BS की वैल्यू निकाल रहा हूं, कहां से, वो टेबल से, वो इमेज में आपको दिखाया था, वो इमेज में आप AS और BS की वैल्यू निकाल लो।
कौन सी वैल्यू आप जेड के लिए निकालोगे? मैं तो ग्राउंड सरफेस पे बोला हूं ना स्लोप को 0 पुट करने के लिए। यहां पर मैंने लिख दिया एक ग्राउंड लेवल, एट ग्राउंड लेवल, और ग्राउंड लेवल पर आपका डेप्थ फैक्टर या डेप्थ कोफिशिएंट कैपिटल जेड क्या होता है? 0। तो मैंने क्या कहा? एट ग्राउंड लेवल आपका जो डेप्थ फैक्टर है उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है? 0 है। और उस वैल्यू ऑफ 0 के लिए हमने क्या किया? उस वैल्यू ऑफ 0 के लिए हमने एएस और बीएस निकाला। तो आप देखेंगे मेरे पास एएस और बीएस कितना आता है। मेरे पास एएस आ जाएगा, मेरे पास बीएस भी आ जाएगा। जरा निकाल सकते हैं क्या कितना वैल्यू आ रहा है? जरा वो इमेज वापस से आप लोग देखिए, वो इमेज की फोटो ले ली होगी आप लोगों ने। तो देखो मेरे पास मोबाइल में है वो इमेज, है ना, मेरे पास है। तो मैंने क्या कहा? एएस का वैल्यू मैंने देखा z इक्वल टू 0 के लिए ये आ रहा है मेरे पास माइनस का 1.623, और बीएस का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 1.750। क्लियर है इतनी बात? यस सर, ये बात क्लियर है। तो मैंने कहा बस इसको उठा के यहां पर पुट कर दो। कर दे? आइए पुट करते हैं। तो मैंने यहां पर पुट किया तो क्या हुआ? माइनस QG T, और ये एस बाई बी एस में रख रहा हूं, माइनस 1.623 डिवाइड में माइनस 1.750। ये वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दिया। तो आप देखेंगे मेरे पास mg का क्या इक्वेशन आ गया है। यहां पर mg का इक्वेशन जो मेरे पास आया है, इसको जरा सॉल्व करता हूं मैं। 1.623 को डिवाइड करना है 1.750 से, तो मैंने कैलकुलेट किया तो 0.93 आ रहा है। ये नेगेटिव साइन था तो माइनस 0.93 QG इंटू टी। ये मेरे पास यहां पर क्या आ चुका है? ये मेरे पास यहां पर आ चुका है मोमेंट की वैल्यू जो कि ग्राउंड पर क्या है? डेवलप हुई है। ये क्या हुई है? डेवलप हुई है। डेवलप्ड वैल्यू है भैया, डेवलप्ड। और ये किसके कारण डेवलप्ड हुई है? ये किसके कारण डेवलप्ड हुई है? ये डेवलप्ड हुई है QG के कारण, QG फोर्स के कारण, क्योंकि यहां पर क्या थी हमारे पास? फिक्सिटी थी। समझ रहे मेरी बात को? यहां पर मोमेंट, एक्सटर्नल मोमेंट नहीं आ रहा है, फिर भी mg की कुछ ना कुछ वैल्यू आई। वो किसके कारण आई? QG के कारण आई, रेजिस्टेंट फिक्सिटी के कारण आई। क्यों? क्योंकि यहां से QG इस पाइल को धक्का देने की कोशिश कर रहा था। पाइल में फिक्सिटी थी तो उसने रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश की। अब सोचिए ये नेगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है? आपने यहां से पाइल को धक्का दिया, ये आपका पाइल था, ठीक है, ये आपका क्या था? पाइल था। यहां से आपने इस पर फोर्स लगाया तो ये कैसा जा रहा था? क्लॉकवाइज। लेकिन यहां पर पाइल में फिक्सिटी है, मैंने इसको ऐसा पकड़ के रखा हुआ है, तो ये क्या डेवलप करवाएगा? एंटी क्लॉकवाइज में इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा। मतलब यहां पर एक मोमेंट आपका डेवलप होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि QG के कारण जो मोमेंट डेवलप हो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में mg डेवलप हो जाएगा। QG के कारण कैसा जा रहा था? क्लॉकवाइज। mg के कारण कैसा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब mg नेगेटिव है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पर लग रहा होगा। मतलब ये डिफ्लेक्शन को क्या करेगा? रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। आपका QG इतना ले जा रहा था डिफ्लेक्शन, mg इधर लाएगा, mg इसको डिफ्लेक्शन को कम करने की कोशिश करेगा। समझ रहे हैं? तो फ्री हेडेड पाइल और फिक्स्ड हेडेड पाइल में डिफरेंस क्या मिला? जब सिर्फ QG लग रहा था फ्री हेडेड में तो आपका डिफ्लेक्शन केवल QG के कारण निकला था, जो कि बहुत ज्यादा निकला होगा। लेकिन फिक्सिटी आने के कारण फिक्स्ड हेडेड पाइल में वो डिफ्लेक्शन रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इस बार एक मोमेंट mg भी लगने लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। समझ रहे इस बात को मेरी? तो यहां पर इसके आगे का मैं आपको बता रहा हूं, बोर्ड रब कर दूं जब तक आप इतना सा नोट करेंगे, फिर मैं इसके आगे का आपको बता रहा हूं। तो यहां पर हम देखते हैं जो हमारा फिक्स्ड हेडेड पाइल का केस चल रहा था, तो मैं आपको साफ तौर पे आप क्लियर कर दूं कि ये मेरा वो पाइल था, ठीक है। इस पाइल में ये हम लोगों का ग्राउंड सरफेस, यहां पे हम लोगों ने क्या लगा रखा था? QG। हमने सिर्फ इतना लगा रखा था, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दूं कि QG हमने अप्लाई किया था, QG इज अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, अप्लाइड लेटरल लोड है, ठीक है। और mg नॉट, अब यहां पर क्या डेवलप हुआ है? फिक्सिटी होने के कारण यहां पर एक
मोमेंट डेवलप हुआ है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेवलप हुआ है mg। ठीक है, तो यहां पर आपका mg डेवलप हुआ है इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, ऐसा लिखता हूं। ये क्या था आपका डेवलप्ड मोमेंट, डेवलप्ड मोमेंट किसके कारण आया, ड्यू टू फिक्सिटी के कारण आया, ड्यू टू फिक्सिटी। ठीक है, और एक कैसा हुआ, इन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है मोमेंट, ये चीज मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो इन अपोजिट सेंस या अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो क्यूजी के कारण क्लॉकवाइज जा रहा था और जो एमजी डेवलप हुआ वो नेगेटिव साइन का हुआ, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा था। तो क्यूजी के कारण जो डिफ्लेक्शन आ रहा था उसको रिड्यूस कर देगा आपका एमजी। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। मेरे पास y क्या होता है, मेरे पास y होता है ya प्लस yb। ठीक है, तो ya कितना आता है, ya होता है qg t क्यूब डिवाइड में ei इंटू ए वाई। ठीक है, प्लस और yb क्या होता है, mg t स्क्वायर डिवाइड में ei इंटू बी वाई। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर mg तो 0 है, आपने कोई भी अप्लाइड लोड, सॉरी आपने कोई भी अप्लाइड मोमेंट नहीं लगाया। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अप्लाइड मोमेंट नहीं लगाया लेकिन डेवलप्ड मोमेंट तो अवेलेबल है ना mg, और वो मेरे पास कैसा अवेलेबल है, नेगेटिव साइन के साथ अवेलेबल है। तो आइए हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर तो है ही अपने पास qg t क्यूब डिवाइड में ei इंटू ये आपका ए वाई माइनस, क्योंकि mg की वैल्यू मैं अब यहां पर पुट कर रहा हूं। कितनी आई थी मेरी mg की वैल्यू, mg की वैल्यू आई थी 0.93 qg t, ये किसकी वैल्यू आई थी मेरे पास, mg की, इनटू ये टी स्क्वायर ऑलरेडी अवेलेबल है तो अपन ने इसको टी स्क्वायर किया, डिवाइड में क्या है ई आई इंटू अपन ने यहां पर क्या किया, बी वाई कर दिया मल्टीप्लाई में। क्लियर, तो आप देखेंगे ये टी और ये टी क्यूब हो, मतलब ये टी और ये टी स्क्वायर टी क्यूब हो जाएगा। तो हमारे पास y कितना आ गया, y आ गया क्यू जी टी क्यूब डिवाइड में ई आई इंटू ए वाई माइनस में टर्म चल रहा है हमारा 0.93 क्यू जी, ये टी स्क्वायर और ये टी होके टी क्यूब डिवाइड में ई आई मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बी वाई। तो ये हमारे पास टोटल क्या आ चुका है, डिफ्लेक्शन निकालने का साफ तौर पर एक इक्वेशन आ चुका है। इसको और सिंप्लीफाई यदि आप करना चाहें तो उसका सिंप्लीफाइड इक्वेशन यहां पर मैं लिख दूं, क्या बनेगा आपका डिफ्लेक्शन, आपका डिफ्लेक्शन का इक्वेशन बन जाएगा, देखो दोनों में से क्या निकल सकता है कॉमन, क्यू जी टी क्यूब बाई ई आई कॉमन निकल गया, तो क्यू जी टी क्यूब डिवाइड में क्यू जी टी क्यूब डिवाइड में ई आई कॉमन निकल गया, और अंदर क्या बच गया, ए वाई यहां पर बचा, ए वाई माइनस यहां पर क्या बच रहा है, यहां पर बच रहा है 0.93 क्यू जी टी क्यूब बाई ई आई बाहर और बी वाई बचा, यहां पर अपने पास बच गया 0.93 बी वाई। समझ में आ गई इतनी सी बात। सो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ चुकी है डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप कंपेयर करो, किसको कंपेयर करो, फ्री हेडेड पाइल का जो आपका कंडीशन नंबर 1 था, फ्री हेडेड पाइल का जो कंडीशन नंबर 1 था उसमें डिफ्लेक्शन कितना निकला था, उसमें डिफ्लेक्शन निकला था क्यू जी टी क्यूब डिवाइड में ई आई इंटू ए वाई, क्योंकि एम जी तो 0 था, फ्री हेड पर कोई भी मोमेंट डेवलप नहीं हो रहा था, यहां पर फिक्सिटी के कारण मोमेंट डेवलप हो रहा है, तो वहां पर डिफ्लेक्शन आता था फ्री हेडेड पाइल में ये वाला जो कि आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म क्यू जी टी क्यूब बाई ई आई ए वाई इतना आ रहा था। फिक्सिटी होने के कारण ये डिफ्लेक्शन रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि यहां पर मोमेंट आ चुका था अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपके डिफ्लेक्शन को उसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो देखो ये जो वैल्यू थी उसमें से माइनस होते हुए ये टर्म हम कर रहे हैं, मतलब डिफ्लेक्शन ये वाला जो निकलेगा वो कम निकलेगा। तो हमेशा याद रखना कि डिफ्लेक्शन को यदि कंट्रोल करना है तो फिक्स्ड हेडेड पाइल को आपको यूज करना चाहिए। क्लियर है, तो ये हमने यहां पर एक नई बात सीख ली कंपैरिजन बेसिस पर फ्री हेडेड एंड फिक्स्ड हेडेड पाइल में।
ठीक है, आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सर इसमें कंडीशन नंबर 2 नहीं होगी क्या? कंडीशन नंबर 2 फिक्स्ड हेडेड में मतलब QG भी अप्लाइड है और MG भी अप्लाइड है, तो वो कंडीशन जैसे फिक्स्ड हेड पर वो भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। तो उस केस में अकॉर्डिंग टू दैट आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फिर उस केस में, है ना, उस केस में फिर आपको अप्लाइड MG की वैल्यूज वगैरह सब पता होना चाहिए। तो वो कंडीशन भी संभव हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल में मैं अपनी स्टडी को यहीं तक सीमित रख रहा हूं। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो दिस इज व्हाट वी हैव। उस केस में फिर आप नेट वैल्यू ऑफ मोमेंट ले लेंगे, उस केस में आप नेट वैल्यू ऑफ मोमेंट फिर निकाल लेंगे। तो इस केस में इस तरीके से हमने इस केस को क्या किया है, डिस्कस किया है। मोस्ट ऑफ द केस में फिक्स्ड हेडेड पाइल में ओनली लिटरल लोड्स ही दिया जाता है, देयर इज नो एक्सटर्नल अप्लाइड मोमेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन मेरी डिफ्लेक्शन निकालने की हो चुकी है। आप मोमेंट निकाल सकते हैं किसी भी डेप्थ पर, आप स्लोप निकाल सकते हैं किसी भी डेप्थ पर, सॉइल रिएक्शन निकाल सकते हैं, शेयर फोर्स निकाल सकते हैं, डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। मैं सब कुछ आपको कैलकुलेट करना सिखाया हूं। यहां पर AY BY भी निकाल सकते हैं, है ना, AY BY भी उस टेबल से आप निकालना, तो कई बार मैं निकाल के बता चुका हूं, तो अब तक आप सीख चुके हैं कि उस टेबल को कैसे यूज करना है। क्लियर है? अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।